नमस्कार। मैं ध्रुपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग। छोटा सा परिचय है। राजस्थान में इस जो गायकी है, ध्रुपद की गायकी है, उसकी पहली महिला गायिका का मुझे गौरव हासिल है, क्योंकि ये जो शैली है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रही और पुरुष प्रधान मानी जाती रही है। बरसों से इतिहास रहा है कि इसमें पुरुष लोगों का ही वर्चस्व रहा और विशेष तौर पर राजस्थान में तो सभी जो भी गाते रहे वो पुरुष ही गाते रहे। तो सबसे पहले एक महिला जो गायिका के रूप में इस शैली की मैं आई और उसका पूरा योगदान है मेरी माताश्री, दिवंगत हो गई हैं अब तो, स्वर्गीय आदरणीय विमला देवी भट्ट, और मेरे जो पिताश्री गुरुवर्य हैं पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग साहब, जिन्हें अभी 2024 में ही पद्मश्री से नवाजा गया था। अनफॉर्चुनेटली वो 10 फरवरी को हमको छोड़ के चले गए। तो उन दोनों का बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था। वो राजस्थान में इस गायकी का जो 80 के दशक में लगभग एक तरह से समाप्तप्राय हो रही थी गायकी, क्योंकि इसके जो भी गायक वादक साधक थे वो राजस्थान से कूच कर गए थे, क्योंकि प्रोटेक्शन की बहुत बड़ी कमी थी यहाँ पर। उस दौर में भी बड़े संघर्ष और चुनौती से मेरे पिताश्री ने इस गायकी के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, अथक कार्य किए, मेहनत बहुत की और बहुत सारे बच्चों को तो तैयार किया ही, परंतु महिला के रूप में, एक चुनौती के रूप में मुझे वो सामने लेकर आया। पूरी बागडोर जैसे एक प्रतिनिधि के रूप में, जनरली अपनी परंपरा प्रमुख रूप से पुत्रों को ही सौंपी जाती है, किंतु उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है कि उन्होंने एक महिला के रूप में मुझे सबसे पहले घर से, यहाँ से उसको प्रारंभ किया। तो ये क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें बहुत ही कठिन और बहुत ही लॉन्ग रूट से जाया जा सकता है, जिसे कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, बहुत बड़ा लॉन्ग कट है। एक बहुत ही तपस्या और साधना की विधा है ध्रुपद गायकी। और जितनी भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो शैलियाँ हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो आधार है वो ध्रुपद गायकी को माना जाता है, जिसमें आप मानिए कि वेदों के समय से इस गायकी का एक निर्माण शुरू हो चुका था और जाकर के जो था मध्य युग में 14वीं शताब्दी के लगभग इस गायकी को पूरा परवान चढ़ाना शुरू किया इसके लीजेंड्स ने। और अकबर है के दरबार में तानसेन जी इस गायकी के और उनके गुरु स्वामी हरिदास जी बहुत बड़े ध्रुपद के लीजेंड हुए। उन्हीं के घरानों से निकले जो घराने थे, उन्हीं में बहुत सारे घराने हुए और पिताश्री जो है मेरे उसी घरानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में डागर घराना है, ग्वालियर घराना है, उसका प्रतिनिधित्व मेरे पिताजी करते थे और करते रहे ज़िंदगी भर। तो ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता है, साधना का रास्ता है, बहुत आसान नहीं है रास्ता। तो और साथ में एजुकेशन में भी हम लोग बहुत आगे हमारे पेरेंट्स लेकर आए हमको। उन्होंने कहा एक पूरा संपूर्ण होनी चाहिए। जनरली जो घरानेदार कलाकार होते हैं पढ़े लिखे कम रहे, और किंतु मेरे पिताश्री भी मास्टर्स डिप्लोमा किए हुए उस ज़माने में, यानी 30s के आसपास, 30 से लेकर के मानिए कि 40 साल तक की उन्होंने एजुकेशन, और उसके बाद भी 1945 तक उन्होंने मास्टर्स डिग्री की ग्वालियर से। और मतलब वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट वजीफ़ा उन्होंने लिया। माधव सिंधिया परिवार जो था उसका एक बहुत बड़ा कॉलेज माधव संगीत महाविद्यालय चलता था। तो जाकर के वो धीरे इस गायकी में ग्वालियर घराने में भी ट्रेंड हुए। हमारे परिवार में भी एक बहुत लंबी परंपरा ध्रुपद गायकी की रही, जो मंदिर परंपरा और एक दरबार परंपरा, ऐसे हमारे यहाँ संगीत की दो धाराएं रही हैं हमेशा से। तो जो ध्रुपद है वो मंदिरों में भी बहुत रहा। और मेरा जो घराना है, अपना घर से जो मेरे को एक अपनी एक लिजेसी मिली है, वो मिली है पुष्टि मार्ग के संगीत की जो परंपरा है। हमारे बाबा पड़बाबा जो थे, पड़बाबा पंडित गोपाल जी भट्ट, और दादा जो थे वो पंडित गोकुल चंद भट्ट, और मेरे पिताश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग साहब, ये तीनों
ही इस परंपरा के प्रवाहक रहे और लगभग 500 साल से पहले की हमारे यहाँ परिवार में परंपरा चली आती रही, और उसी परंपरा को का भी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि हमारे घर की परंपरा को भी थाम कर रखें, क्योंकि वही रूट्स हैं। असली जो हमारी धरोहर होती है वो हमारे सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों से शुरू होती है। बाद में गुरु परंपराएं भी उसमें बहुत बड़ा जो यज्ञ का काम करती हैं एक व्यक्तित्व के निर्माण में। तो मेरे पिताश्री अपने परिवार की परंपरा के साथ गुणीजनों से भी बहुत दीक्षित हुए, और जैसा मैंने अभी कहा कि उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन खान साहब और उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन खान साहब डागर साहब जो पद्मभूषण भी थे, उनसे मेरे पिताश्री ने बहुत गहन तालीम ध्रुपद की ली। और ग्वालियर घराने के पंडित राजा भैया पूछवाले जी, उनसे उन्होंने ख्याल और अन्य अष्टांग गायकी की तालीम ली। तो ये सब मुझे प्रसाद के रूप में मेरे पिताश्री से मिला, और मैंने बहुत लंबा समय निकाला। आज के युवा तो 1-2 साल में जाकर के और थोड़ा बहुत गला चलने लग जाता है तो प्रसिद्धि यश की और भागने लग जाते हैं, किंतु मैं अपनी जीवन की बताती हूँ कि 5 साल की छोटी सी उम्र में हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं। तो हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ी परंपरा डाली, लड़के लड़कियों के में कोई भेद नहीं किया, बल्कि जो 6 बहनें थीं उनको भी बड़ों के साथ धीरे, जैसे जैसे हम छोटे थे तो बड़ों के साथ हमको सवेरे अलसुबह, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, उसमें एक 4 बजे हमारे जो माता पिता हमको उठाते थे, और जो क्रम आज भी चल रहा है, चाहे वो दोनों नहीं है फिर भी हम उस क्रम को आज भी निर्वहन कर रहे हैं। सवेरे अलसुबह 4 साढ़े 4 के बीच हम उठते हैं और अपने साधना में हम लीन हो जाते हैं, स्वर साधना में। तो ये हमारी बड़ी बहनें जब थी तो उनको सिखाते थे पिता, तो हमको छोटे से 5 साल की थी मैं उनके साथ बैठा दिया जाता था। तो उनके साथ एक संस्कार की बात जो शुरू होती है ना, कि संस्कार कैसे डाले जाएं, तो बड़ों के साथ हमको बैठाया जाता था। जितना भी हम उसमें रुचि लेते थे, गाते थे, तो उसमें हमको ये कहते थे कि तुम्हें अंदर एक संस्कार जो है आत्मा में आपको पहुंचेगा, वो उसको आत्मसात आप कर पाएंगे। और संस्कार डालने का काम होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे संस्कार डाले जाते हैं उसकी जो है बुनियाद भी वैसी ही बनती है। तो हमारे पिताश्री ने बहुत बड़ा काम किया, माने भी कि हमारे संस्कार म्यूज़िक के बचपन से ही डाले। ऐसा नहीं होता है कि घर में बच्चों को ऐसे ही मिल जाता है, हमको भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है जैसे एक शिष्य को जाना पड़ता है। तो हमारे पिताजी ने शिष्य और अपने बच्चों में कोई भी फ़र्क नहीं किया। शिष्यों को जैसे वो सवेरे अलसुबह सिखाते रहे वैसे ही हमको भी उठाते थे, और बड़ी बहनों के साथ हम धीरे धीरे संगीत के संस्कार लेकर बड़े हुए। और 11-12 साल की मैं रही होंगी तो मुझे ये नहीं पता था ध्रुपद क्या होता है, ख्याल क्या होता है, मुझे सब सिखाया जाता था। जैसे बड़ी बहनों को पूरा संगीत का संपूर्ण ज्ञान, अलंकार वलंकार, बंदिशें, ख्याल और भी सारी शैलियों की, ध्रुपद भी, ये सब सिखाया जाता था, जैसे एक संपूर्ण आपको एक तालीम प्राप्त हो। तो मुझे मेरे पिताजी का गाना हमेशा पसंद आता था। मेरे पिताजी रात को करीब ये मानिए कि 11-12 बजे कई बार बैठते रियाज़ करने, और बहुत सवेरे तक वो 3-4-5 घंटा रात भर रियाज़ करते थे। करीब जब छुट्टियां होती थी, वो संगीत का अध्यापन का कार्य उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में लगभग 48 वर्ष किया, और उन्होंने मतलब वहाँ पर एक संगीत की जो एक फाउंडेशन डालने का काम, वनस्थली विद्यापीठ जो महिलाओं के लिए आज बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में प्रसिद्ध है एजुकेशन के क्षेत्र में, उसमें मेरे पिताजी एक संस्थापक जो हस्तियां थी उनमें से एक माने जाते थे, जिन्होंने पेड़ के नीचे, जबकि बहुत संसाधन नहीं थे, वहाँ पर भी बिना संसाधन के संगीत सिखाने का काम किया। तो उस वहाँ से जो है हमारी साधना बचपन से शुरू हुई। हमारी एजुकेशन भी सारी वहीं पर हुई, बचपन भी हमारा वहाँ हुआ, हम जवान भी वहीं हुए सारी। जो हमको संगीत के अलावा भी बहुत एजुकेशन, जैसे मैंने संगीत में मास्टर्स किया वहाँ वनस्थली विद्यापीठ में हिंदी साहित्य से, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट रही। और उसके बाद मेरे पिताजी जब सेवानिवृत्ति की ओर थे तो मैं जयपुर आकर के मैंने यहाँ से मास्टर्स इन म्यूज़िक फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिपार्टमेंट म्यूज़िक से किया 1988 में, और उसके बाद डॉक्टरेट भी की 92 में डॉक्टर प्रोफेसर BL शर्मा साहब। तो मेरे को पूरा एजुकेट मेरे पिताजी ने किया।
और उसके साथ हमारे पिताजी और माताजी दोनों ही कहते थे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको उन्होंने, क्योंकि मेरे पिताजी भी टीचिंग में थे, मेरी बड़ी बहन जो बहुत ही विद्वान ख्याल गायिका हैं, प्रोफेसर डॉक्टर निशा भट्ट तैलंग जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जालौर से प्रिंसिपल रिटायर भी हुई और म्यूज़िक के क्षेत्र में उन्होंने लगभग 35 साल अध्यापन किया विभिन्न कॉलेजों में। तो उनसे भी मेरे को तालीम, अपनी बड़ी बहनों के साथ भी उनसे भी हुई। वो सबसे पहले लेक्चरर बनी थी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मेरे पिताजी ने उनको भी एजुकेशन के क्षेत्र में सिर्फ सिखाया ही नहीं गाना बजाना, बल्कि उसके साथ उन्होंने उनको एजुकेट करके उनको एक शिक्षण के क्षेत्र में भी, टीचिंग के क्षेत्र में भेजा। तो हमारे आइडियल के रूप में मेरे पिताजी बड़ी बहन रही। तो मैं भी यूनिवर्सिटी में फिर आकर के 1988 में एक एज ए लेक्चरर वहाँ पर बनी और 2021 में प्रोफेसर बन के रिटायर हुई और साथ में डीन फैकल्टी फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी रही और डिपार्टमेंट म्यूज़िक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी मैंने प्रशासनिक पदों पे भी कार्य किया। तो एक संपूर्ण जो एक जीवन में एक उद्देश्य होता है, मेरे पिताजी ने लगातार हमको मोटिवेट किया, माने भी किया और हम भी उनके संस्कारों को लेकर पूरी तरह से उनको फॉलो करते हुए और तब हम जाकर के सक्सेस हुए। तो मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत शॉर्टकट नहीं होता है, किंतु यदि आपने वास्तव में डेडिकेशन के साथ कोई उद्देश्य साधा है, चाहे आप कोई भी कला का क्षेत्र लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक ही लें, आपका यदि रुझान और भी फाइन आर्ट्स की साइड है, तो आपको एक 20-22 साल का एक लंबा साल एक तपस्या में पहले लगाइए आप, फिर देखिए आपको कितनी सक्सेस मिलती है। सक्सेस निश्चित है। युवा जल्दी भटक जाते हैं कि पता नहीं इसमें सफल होंगे नहीं तो अब ये पकड़ लें, इसमें सफल नहीं होंगे तो ये पकड़ लें। शॉर्टकट करते हुए अपना पूरा जीवन है वो एक तरह से खराब भी कर लेते हैं, समाप्त प्राय कर लेते हैं। एक पूरी दक्षता के साथ जो जीवन आगे तक जाता है उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। मेरा पूरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मैं उस दौर से निकली हूँ और मैंने उस चीज़ को बहुत गहनता से उसमें आत्मसात भी किया है। उस क्षेत्र को बहुत गंभीरता से लेकर के मैंने अपने बड़ों को भी फॉलो किया है। तो बच्चे पहले तो बड़ों को फॉलो करें। आजकल बच्चों को ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लोग अपने सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह उसी गूगल के ज्ञान को तो सर्वोच्च मानते हैं, किंतु घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे दादी हैं या हमारे घर में और भी बड़े लोग हैं, जो लोग अपने अनुभवों से हमको जीवन का बहुत सारा जो है निचोड़ दे सकते हैं, जिससे हमारा जीवन वास्तव में बहुत सार्थक हो सकता है, आज उसकी महत्ता कम हो रही है। और बल्कि जो बच्चे हैं बस वो सोशल मीडिया में जो कुछ मिलता है उसको सर्वोच्च मान लेते हैं। तो मेरा कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़रूर अपने बड़ों के साथ ज़रूर अपना समय दिन भर का निकाल में से कुछ, चाहे एजुकेशन में जाते हैं, मानते हैं कि आजकल एजुकेशन में बहुत सारा और भी विस्तार हुआ है, बच्चों को और सारी चुनौतियों के साथ भी जाना पड़ रहा है, किंतु उसके साथ यदि 2-3 घंटा भी यदि वो बड़ों के साथ निकालेंगे, घर में उनके साथ बैठेंगे, उनके जीवन के अनुभवों को लेंगे, उनसे जो प्राप्त ज्ञान लेंगे, तो देखिए कि फिर क्या व्यक्तित्व का एक बहुत ही उल्लेखनीय, जिसे मैं कह सकती हूँ, एक विस्तार हो सकता है। तो वो बच्चों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे ज़रूर अपने घर के बड़ों के संस्कार ज़रूर लें, और बड़ों के संस्कार तो नहीं, साथ में हमको ये भी सिखाया जाता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनके साथ भी ज़रूर बैठें, जहाँ भी उनको अवसर मिले उनको भी ज़रूर सुने, उनके साथ भी जाए, चाहे वो कला का कोई भी क्षेत्र का हो। ये नहीं है कि हम संगीत हैं तो संगीत के लोगों को ही सुने, बल्कि यदि कोई और भी आर्ट फील्ड का कोई विद्वान यदि अपने ज्ञान को के लिए कोई ना कोई यदि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस कहीं भी होते हैं या उनके व्याख्यान होते हैं, तो उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालें, तो देखिए आपका ज्ञान का और भी चहुमुखी विस्तार होगा। तो ये मेरा जीवन का एक तरह से निचोड़ है, और मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी निराश ना हो, जल्दी हताश ना हो, और आप यदि वास्तव में ही इसमें पूरे समर्पित भाव से यदि आते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको सक्सेस निश्चित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ आज की नई पीढ़ी से, कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने देश के प्रति उतना ज़्यादा उनका डेडिकेशन कम दिखाई देता है, बल्कि उन विदेश की ओर तुरंत वो रुख करना चाहते हैं। जो कुछ उनको लगता है विदेशों में है
यश है, नाम है, पैसा है, समृद्धि, सब कुछ विदेशों की ओर वो देखना चाहते हैं। तो और दूसरा पुरस्कारों की ओर दौड़ रहे हैं बच्चे, बहुत जल्दी कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड, 2 साल सीखा नहीं संगीत, हमें कोई अवार्ड मिल जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि इन मोह को अपनी तपस्या से थोड़ा दूर रखें। और हमारे देश में जो एक तरह से कला का जो भंडार है, विज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, वो यहाँ विद्वान एक से एक बढ़ कर हैं। बस सिर्फ हमारी जो है उनके प्रति खोज ज़रूर रहनी चाहिए। जब गूगल में सर्च करते तो ऐसे विद्वानों की खोज करें कि जिनके पास आप जाकर विद्या ले सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मैं भी देश विदेश में करीब बहुत सारी पूरे देश की और विदेश की भी करीब 15-20 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ। और मैंने कभी विदेशों के प्रति मोह नहीं रखा। वो अपने आप खुद ब खुद, यदि आपके पास वो एक साधना है और योग्यता है, तो वो अपने आप वो सब चीज़ें पूरी होती हैं। और दूसरा, आप पुरस्कारों के पीछे ज़्यादा ना दौड़ें। यदि आप में दक्षता होगी, वो सब कुछ आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। और आप उस दौड़ से पहले तपस्या को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। पिताजी मेरे 95 के हुए तब उनको पद्मश्री मिला। उन्होंने जीवन में कभी पुरस्कारों की दौड़ में हमने उनको नहीं देखा, बल्कि एक विशुद्ध साधना के रूप में। और उन्होंने 100 से भी अधिक वर्कशॉप पूरे देश विदेश में लगाई, जिसमें बच्चों को उन्होंने सिर्फ ट्रेंड करने का काम किया कि आप संस्कारित हों, इस विधा में आप दक्ष हों, तब आपका रास्ता बड़ा जो हो सकता है एक सफलता की ओर आप जा सकते हैं। तो विद्यार्थी और नई पीढ़ी से मेरा यह है कि आप अपना पूरा जीवन है वो तपस्या, संगीत साधना, कला साधना और उसके प्रचार प्रसार में लगाएं।